आज हम ANS का कंटिन्यूशन पढ़ेंगे, जो अपन ने पिछले वीडियो में जितना पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर देखेंगे आज अपन, ANS के न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ANS के अंदर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स जो होंगे, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स वो रिलीज करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर, और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे। ठीक है, वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे। एड्रीनर्जिक क्या रिलीज करेंगे? नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन भी करते हैं बट नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है वो अभी अपन आगे जैसे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़ेंगे तो अपन उसमें समझेंगे कि नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा क्यों वो रिलीज़ करते हैं। कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन एज न्यूरोट्रांसमीटर। अगर नॉर एड्रीनर्जिक है, नॉर कोलिनर्जिक है, मतलब एड्रीनर्जिक भी नहीं है और कोलिनर्जिक भी नहीं है, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स कल देख लीजिए आप, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स क्या होता है कल के वीडियो में दे रखा है, मतलब जो इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड हुआ है वो ANS का। नॉन एड्रीनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है रिलीज करते हैं सब्सटेंस P, नाइट्रस ऑक्साइड, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड जिसको अपन VIP बोलते हैं। सब्सटेंस P, नाइट्रिक ऑक्साइड, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। ये कुछ नॉन एड्रीनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। ध्यान रखना, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक होते हैं जो ये सीक्रेट करते हैं। ठीक है, वो सीक्रेट करते हैं सब्सटेंस P, नाइट्रिक ऑक्साइड, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड VIP जिसको अपन बोलते हैं। रिसेप्टर्स के टाइप्स देखो ANS के अंदर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, सबसे पहले एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स अपन ने सबसे पहले एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स देखे थे। ये देखो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स बताया मैंने आपको कि रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा? नॉरएपिनेफ्रिन। अब क्यों करते हैं वो अपन को इससे पता पड़ेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स रिसेप्टर पे ही तो, रिसेप्टर के लिए तो रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो अपन रिसेप्टर में क्या है ऐसा जो नॉरएपिनेफ्रिन ही मोर डोमिनेंटली ज़्यादा निकल रहा है। देखो अल्फा 1 रिसेप्टर देखेंगे पहले अपन, अल्फा 1 देखेंगे, अल्फा 2 देखेंगे, बीटा 1 देखेंगे, बीटा 2 देखेंगे। पहले स्टार्टिंग अपन अल्फा 1 से करेंगे। ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ स्किन पे लोकेटेड होते हैं। स्प्लैंचनिक रीजन, गैस्ट्रो GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ब्लैडर स्पिंटर, ब्लैडर में जो एक्सटर्नल इंटरनल स्पिंटर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ये लोकेटेड होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स। और रेडियल मसल्स ऑफ आयरिस, आयरिस का स्ट्रक्चर जब आप मतलब एनाटमी में शायद देखेंगे, वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि रेडियल मसल्स होती हैं आयरिस में, उसमें भी अल्फा 1 रिसेप्टर्स मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? स्किन में देख लो, स्किन में वैस्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ स्किन, स्प्लैंचनिक रीजन, GI, ब्लैडर के स्पिंटर्स, रेडियल मसल्स ऑफ आयरिस। ठीक है, अब बात क्या होती है, देखो मेरी बात सुनना। अब इनका काम होता है एक्साइटेशन, इनका काम होता है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में जैसे कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे या कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, दोनों एक्साइटेशन के टाइप्स हैं। डायलेशन होता तो वो रिलैक्सेशन होता, यहाँ पे एक्साइटेशन की बात कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्स्ट्रिक्शन ये जो होते हैं ना, ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स ये इक्वली सेंसिटिव होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों के लिए इक्वली सेंसिटिव होते हैं। पर नॉरएपिनेफ्रिन क्यों मेनली सुनना? नॉरएपिनेफ्रिन इसलिए क्योंकि ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन से रिलीज होता है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज होता है वहाँ से एड्रीनर्जिक न्यूरॉन से। तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, समझ गए? ज़्यादा कंसंट्रेशन में एड्रीनर्जिक न्यूरॉन से निकलेगा तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है ना? तो अपन ने देखा भाई कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो इक्वली सेंसिटिव हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों के लिए। पर नॉन एपिनेफ्रिन जो है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन से ज़्यादा कंसंट्रेशन में निकल रहा है, तो इसलिए अपन मेनली नॉन एपिनेफ्रिन देखते हैं अल्फा 1 के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन गलत लिख रखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन GQ प्रोटीन, GQ प्रोटीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप पढ़ेंगे किसके अंदर? हार्मोन्स के अंदर। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इंक्रीज IP3, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है अल्फा 1 रिसेप्टर्स का, IP3 बढ़ जाएगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाएगी और स्टिमुलेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज C। IP3 बढ़ गया, IP3DAG, IP3 बढ़ गया, ये सारा टॉपिक आपका कवर होगा वहाँ पे एंडोक्राइन के अंदर। अभी आप ये समझिए कि भाई IP3 बढ़ा, अभी याद ही करना पड़ेगा आपको एक तरीके से, IP3 बढ़ेगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा, IP3 बढ़ता है तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ता है, ठीक है, IP3 बढ़ेगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा और स्टिमुलेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज C, फॉस्फोलाइपेज C का स्टिमुलेशन हो जाएगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा। तो ये अपना अल्फा 1 रिसेप्टर हो गया, अपन ने पहला रिसेप्टर अपना कर लिया अल्फा 1 रिसेप्टर। अब अपन करेंगे अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड है, सिंपैथेटिक के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल्स, सिंपैथेटिक के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल्स। मैं आपको 12 बोला, साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फर्स्ट MBBS पॉइंट ऑफ व्यू, साइट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम फर्स्ट MBBS पॉइंट ऑफ व्यू। और खाली इतना देखना एक्साइटेशन है, इनिबिशन, बाकी सारी चीज़ें आप फार्माकोलॉजी में सेकेंड ईयर में जाके पढ़ते हैं। पर अभी अपन को साइट्स, इनका फंक्शन, उसका क्या था अल्फा 1 का, अल्फा 1 की साइट क्या क्या थी मेरे को बताओ। अल्फा 1 की साइट्स थी वैस्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ स्किन एंड स्प्लैंचिंग रीजन, GI, ब्लैडर स्पिंटर्स एंड रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस। अब इसकी साइट्स क्या क्या हैं, इसकी साइट्स हैं सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल्स, फैट सेल्स, प्लेटलेट्स एंड वॉल्स ऑफ GI ट्रैक्ट, ठीक है। इधर वॉल्स नहीं है, इधर स्पिंटर्स हैं, GI के स्पिंटर्स हैं, इधर क्या है GI ट्रैक्ट की वॉल्स हैं, फैट सेल्स हैं। अब आप ऐसे याद कर लो कि भाई GI ट्रैक्ट है, ज़्यादा खाना खाते हैं मोटे होते हैं, फैट सेल्स भी आ गई, प्लेटलेट्स आ गई, ठीक है, और सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल्स। ये इनहिबिशन करेगा रिलैक्सेशन डायलेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन डायलेशन इनहिबिशन करेगा। वहाँ पे अल्फा 1 क्या कर रहा था, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था। यहाँ पे ये अल्फा 2 क्या कराएगा, डायलेशन कराएगा, रिलैक्सेशन और डायलेशन, इनहिबिशन कराएगा, मतलब ले देख के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, GI प्रोटीन, G इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक है, GI प्रोटीन का जो मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस एंड डिक्रीज इन साइक्लिक AMP। ये फिर मैं बोल रहा हूँ आपको एंडोक्राइन में बताया जाएगा, एंडोक्राइन के लेक्चर्स जल्दी हो सकता है, कुछ ही मतलब आ चुके हैं शायद आपके एंडोक्राइन के कुछ लेक्चर्स, तो उनमें ये टॉपिक या डिस्कस, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो रिक्वेस्ट कर दूंगा। जिन्होंने एंडोक्राइन बनाया है, जिस ट्यूटर ने एंडोक्राइन बनाया है उस ट्यूटर को मैं बोल दूंगा, वो आपके लिए इनके लिए लेक्चर्स एक रख लेंगे कि एडिनाइलेट साइक्लेस और साइक्लिक AMP में मतलब कैसे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कैसा होता है। अभी के लिए आप इनको मेमोराइज़ कर लीजिए, और आप इनमें से काफ़ी को तो एंडोक्राइन आता भी होगा, तो आप लोगों को एक आइडिया होगा भी। बीटा 1 रिसेप्टर्स देखना, बीटा 1 रिसेप्टर्स, अब बीटा 1 का नाम सुनते ही हार्ट पे आ जाना सीधा, बीटा 1 का नाम सुनते ही हार्ट पे आ जाना सीधा, और कुछ सुनना ही नहीं है। क्या क्या, SA नोड, AV नोड, वेंट्रिकुलर मसल्स ऑफ हार्ट, बीटा 1 का नाम सुनते ही हार्ट पे आ जाना है। क्या करेंगे, एक्साइटेशन, भाई हार्ट को तो पंप कराना है, तो एक्साइटेशन ही काम होगा इनका। हार्ट रेट, इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी एंड इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड कंडक्शन वेलोसिटी एंड इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ बढ़ाना है। अच्छा, ये दोनों के लिए सेंसिटिव होता है, नॉरएपिनेफ्रिन के लिए भी और एपिनेफ्रिन के लिए भी। अब बीटा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा 1। भाई अल्फा 1 भी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के लिए सेंसिटिव था, बट जो बीटा 1 है वो ज़्यादा सेंसिटिव है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये थोड़ा पॉइंट नोट करने के लिए है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है आर मोर सेंसिटिव देन अल्फा 1 टू नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन पहले क्यों लिखा है? ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, स्टिमुलेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस एंड इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी। एडिनाइलेट साइक्लेस का स्टिमुलेशन और इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी इसका बिल्कुल उल्टा है, अल्फा 2 का बिल्कुल उल्टा है। इसमें इनिबिशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस एंड डिक्रीज इन साइक्लिक एएमपी था, इसमें जो है स्टिमुलेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस एंड इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी है।
ठीक है, ये बीटा 1 हो गया। अब बीटा 2 देख लेते हैं। बीटा 2 में क्या होता है, बीटा 2 मिलेगा कहाँ पे पहले मेरे को बताओ। अब बीटा 2 मिलेगा आपको वैस्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, ध्यान रखना, ऑफ स्केलेटल मसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड ब्लैडर, वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड ब्लैडर, ये ब्लैडर की वॉल पे मिल रहा है। जो मैंने अल्फा 1 बताया था वो ब्लैडर के स्पिंटर्स पे मिल रहा था। ये क्या कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा, इसका काम क्या है, रिलैक्सेशन। आप बीटा 1 में कॉन्ट्रैक्शन देख के आ गए, अल्फा 1 में कॉन्ट्रैक्शन देखो, अल्फा 1 में कॉन्ट्रैक्शन देखा तो अल्फा 2 में रिलैक्सेशन देखा, बीटा 1 में कॉन्ट्रैक्शन देखा तो बीटा 2 में रिलैक्सेशन देखोगे। तो इसमें डायलेशन होगा वैस्कुलर स्मूथ मसल्स का, डायलेशन होगा ब्रोंक्यूल्स का, रिलैक्सेशन होगा ब्लैडर वॉल का। तो डायलेशन होगा वैस्कुलर स्मूथ मसल्स का, डायलेशन होगा ब्रोंक्यूल्स का, रिलैक्सेशन होगा ब्लैडर वॉल का। अच्छा, ये जो है बीटा 2, इसमें एक थोड़ी टर्निंग पॉइंट ये आता है कि ये एपिनेफ्रिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बीटा 2 अपन अभी तक सुन रहे थे भाई नॉर एपिनेफ्रिन के लिए ज़्यादा, नहीं, ये एपिनेफ्रिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये अल्फा 1 से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बीटा जो होते हैं ना वो अल्फा 1 से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लिए, चाहे वो बीटा 1 हो चाहे बीटा 2 हो, दोनों के दोनों अल्फा 1 से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। पर बीटा 2 स्पेसिफिकली एपिनेफ्रिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है नॉर एपिनेफ्रिन से। और मैकेनिज्म इसका सेम एज बीटा 1 है, मतलब ऑपोजिट ऑफ अल्फा 2, ऑपोजिट ऑफ अल्फा 2 एंड सेम एज बीटा 1। तो बीटा 1 का क्या, स्टिमुलेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज स्टिमुलेट होगा तो साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी सेम कहानी है बीटा 2 के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको एड्रीनर्जिक वापस से सारे बता देता हूँ एक बार, तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एड्रीनर्जिक अल्फा 1 कहाँ मिला अपन को, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ स्किन एंड स्प्लैंचनिक रीजन, जीआई एंड ब्लैडर के स्पिंटर्स में, एंड रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस, एंड रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस। एक्साइटेशन कराएगा। एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन के लिए इक्वली सेंसिटिव है, पर नॉन एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो IP3 बढ़ जाएगा, इंटरसेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा और स्टिमुलेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज C। अल्फा 2 में देखो, अल्फा 2 में देखोगे तो इनहिबिशन कराता है और लोकेटेड कहाँ होगा, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल्स, फैट सेल्स, प्लेटलेट्स, वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, प्रोड्यूसेस इनहिबिशन। और मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, जी इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज एंड डिक्रीज इन साइक्लिक एएमपी, ठीक है। अब एक बार अपन को ये ध्यान आ गया एडिनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक एएमपी, तो अपन अल्फा 2 रिसेप्टर्स, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, तीनों का अपन मैकेनिज्म पता कर सकते हैं। भाई बीटा 1 बीटा 2 का तो सेम है और अल्फा 1 का उल्टा है जस्ट। इधर हार्ट की सारी आ जाएंगी, एसए नोड, एवी नोड, वेंट्रिकुलर मसल्स ऑफ हार्ट बीटा 1 में। एक्साइटेशन नॉर एपिनेफ्रिन के लिए, दोनों के लिए सेंसिटिव होता है। बीटा 1 रिसेप्टर्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू देन अल्फा 1 टू नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, मैं बता चुका हूँ आपको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज एंड इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी। अब बीटा 2 रिसेप्टर्स भी मैंने आपको बता दिया, एक बार रिलैक्सेशन कराएगा, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड ब्लैडर। और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, ठीक है। कोलिनर्जिक देख लो, इनका दूसरा नाम ये होता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का दूसरा नाम होता है कोलिनो रिसेप्टर्स। मैंने आपको बताया था इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये मिलेगा कहाँ पे आपको, निकोटेनिक, जैसे अपन निकोटेनिक और मस्केरानिक पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। निकोटेनिक और मस्केरानिक मिलेगा कहाँ पे, निकोटेनिक और मस्केरानिक की बात करेंगे तो ये मिलता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और एड्रिनल मेड्यूला, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वाले वीडियो में। तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एड्रिनल मेड्यूला, इनमें आपको मिलते हैं निकोटेनिक रिसेप्टर्स।
ये निकोटीन से एक्टिवेट होंगे या फिर एसिटाइलकोलिन से एक्टिवेट हो जाएंगे, या तो निकोटीन से एक्टिवेट हो या एसिटाइलकोलिन से एक्टिवेट हो। निकोटिनिक वाले एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेंगे, एक्साइटेशन कराते हैं ये, एक्साइटेशन। और ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो ड्रग्स होती हैं, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, जैसा हेक्सामेथोनियम ये ड्रग होती है, ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे एक्ट करती है और ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं, हेक्सामेथोनियम, ठीक है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स इन पे एक्ट करता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, बहुत देखो एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करेगा अल्फा सब यूनिट निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अल्फा सब यूनिट पे बाइंड करेगा। तो जो निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, ये चैनल्स भी होते हैं सोडियम पोटेशियम के लिए। तो ये बाइंड कहाँ करता है एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन को बाइंड करने का साइट तो चाहिए ना, तो ये बता रखा है कि भाई अल्फा सब यूनिट जो होती है निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के उधर आके ये बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अब मस्केरानिक रिसेप्टर देख लेते हैं। मस्केरानिक रिसेप्टर में क्या होता है, लोकेशन, मस्केरानिक रिसेप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लोकेशन। लोकेशन मैंने उसकी बताई आपको, इसकी भी सुनो। हार्ट, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स, हार्ट, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स, बहुत इजी है इनको याद करना। हार्ट में तो M2, M3 और M3 दोनों में होगा, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स दोनों में M3 है। अच्छा, इनका जो फंक्शन रहता है वो इनहिबिटरी, तो हार्ट के अंदर तो इनहिबिटरी रहेगा और स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स के अंदर एक्साइटेटरी रहता है, मतलब M3 एक्साइटेटरी और M2 इनहिबिटरी। एक्टिवेशन किससे होगा, एसिटाइलकोलिन और मस्केरानिक। एसिटाइलकोलिन दोनों में आएगा बस। अब जैसे निकोटिनिक के नाम क्या है, निकोटिनिक है तो निकोटीन, मस्केरानिक के नाम क्या है, मस्केरानिक है तो मस्केरिन, ठीक है। एट्रोपिन से ब्लॉक करते हैं, वो किससे, हेक्सामेथोनियम से ब्लॉक हो रहा था, कौन से वाले, निकोटिनिक। मस्केरानिक किससे ब्लॉक होंगे, एट्रोपिन से। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस। फिर ये सेम एस्पेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो अब उसमें एक्साइटेशन ऑफ हार्ट कौन करवा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीटा 1 करवा रहा था ना। अब बीटा 1 एक्साइटेशन ऑफ हार्ट करा रहा है, ये इनहिबिशन करा रहा है हार्ट के लिए, तो उसमें एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट हो रहा था, इसमें इनहिबिट हो जाएगा एडिनाइलेट साइक्लेस, ठीक है। और प्रोटीन कौन सा होगा, जी इनहिबिटरी प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, इनहिबिशन कराना है, जी इनहिबिटरी चाहिए। स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स, GQ प्रोटीन होता है। अब स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स के लिए आप देख सकते हो ऊपर अपन अल्फा 1 वाली कहानी चला दो, इसमें स्टिम्युलेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज C, इंक्रीज इन IP3 एंड इंट्रासेलुलर कैल्शियम। इसमें किसकी, इसमें मैकेनिज्म सेम मैकेनिज्म है, अल्फा 1 का सेम मैकेनिज्म है। अल्फा 1 का जो मैकेनिज्म है वही इसका मैकेनिज्म है, अल्फा 1 का। और अगर अपन देखें तो बीटा 1 के मैकेनिज्म का उल्टा या ये वाला है, बीटा 1 के मैकेनिज्म का उल्टा, रिवर्स, ठीक है, ये है इसका ऐसे नोड का, बीटा 1 के का रिवर्स, ठीक है। तो याद ज़्यादा नहीं करना है आपको, सिस्टमेटिकली याद करना है। अब मैं ऑर्गन्स दिखाऊंगा, जैसे आप ऑर्गन्स, जैसे अपन ऑर्गन है हार्ट में अपन ने देखा सिंपैथेटिक एक्शन होगा तो इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज AV नोड कंडक्शन। तो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होंगे, बीटा 1 तीनों के लिए बीटा 1, हार्ट रेट बनने के लिए भी बीटा 1, हार्ट रेट बनने के लिए भी बीटा 1, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए भी बीटा 1 और AV नोड कंडक्शन बढ़ाने के लिए भी बीटा 1, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ उधर। अच्छा, हार्ट रेट डिक्रीज कराने के लिए आपको मैंने सब चीज़ें डिक्रीज कराने के लिए M2 है, ये भी बताया था, M2। अब वैस्कुलर स्मूथ मसल्स की बात कर लेते हैं। वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं तो कॉन्स्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे और डायलेशन, दो चीज़ें हो सकती हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, डायलेशन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड वेसल्स का तो अल्फा 1 और बीटा 2, डायलेशन होगा तो बीटा 2, पढ़ के आ चुके हैं अपन। GIT के अंदर मोटिलिटी देखो, मोटिलिटी कम हुई, कम मोटिलिटी तो किसकी वजह से हो गया, अल्फा 2 और बीटा 2 दोनों की वजह से, क्योंकि देखो GIT वॉल दोनों में आया था,
वॉल्स ऑफ GI ट्रैक्ट देखो यहाँ पे भी आ रखा है, बीटा 2 के अंदर भी आ रखा है, और अल्फा 2 के अंदर भी मैंने आपको बताया वॉल्स ऑफ GI ट्रैक्ट। तो वॉल्स ऑफ GI ट्रैक्ट दोनों में है, चाहे वो अल्फा 2 हो चाहे वो बीटा 2 हो, ठीक है। तो और स्पिंटर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अल्फा 1, मोटिलिटी बढ़ाने के लिए M3 और स्पिंटर रिलैक्स कराने के लिए M3, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए इसमें। ब्रोंक्यूल्स के लिए डायलेट, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कराने के लिए, स्मूथ मसल्स को कराने के लिए बीटा 2, कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए M3, सब बता चुका हूँ मैं आपको। इजैकुलेशन के लिए अल्फा, इरेक्शन के लिए M। ब्लैडर वॉल को रिलैक्स कराने के लिए बीटा 2 और स्पिंटर को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए अल्फा 1। इधर कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए M3 और रिलैक्स स्पिंटर को रिलैक्स कराने के लिए भी M3। स्वेटिंग M से। आई में जो रेडियल मसल्स हैं आयरिस के जो डायलेट करती हैं प्यूपल को, वो अल्फा 1। सीलेरी मसल्स जो डायलेट, वो भी डायलेट करेंगी पर फार सीलेरी मसल्स के लिए बीटा। प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है जिसका नाम, जिसको अपन टर्म यूज करते हैं मियोसिस, M से मियोसिस, M से कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल। नियर विजन के लिए कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए M। किडनी के लिए रेनिन सीक्रेशन बढ़ाने के लिए बीटा 1 और फैट सेल्स में लाइपोलाइसिस कराने के लिए बीटा 1। अब एक लास्ट टॉपिक में छोटा सा बताऊंगा, ये अपना वैसे तो फिजियो में अपना आगे जाके फिजियो में भी कवर होगा और एनाटॉमी में भी कवर होगा, मिक्स्ड टॉपिक है, सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे अपन ऑटोनॉमिक सेंटर्स देखेंगे, सिर्फ नाम देखने अभी अपन, ठीक है। इन सारे सेंटर्स अपन कुछ एनाटॉमी में कवर होते हैं, कुछ फिजियोलॉजी के कवर होते हैं, वो जैसे जैसे वीडियोस आएंगे कवर होते चले जाएंगे, अभी सिर्फ नाम है। ऑटोनॉमिक सेंटर्स, ब्रेन स्टेम एंड हाइपोथैलेमस। मेड्यूला, मेड्यूला के अंदर वेजो मोटर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर एंड स्वॉलोइंग, कफिंग एंड वॉमिटिंग सेंटर्स। पॉन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स, मिड ब्रेन के अंदर मैच्योरेशन सेंटर, और हाइपोथैलेमस के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, थर्स्ट एंड फूड इनटेक रेगुलेटरी सेंटर्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो ऑटोनॉमिक सेंटर्स ब्रेन स्टेम एंड हाइपोथैलेमस के अंदर, मेड्यूला के अंदर वेजोमोटर, रेस्पिरेटरी, स्वॉलोइंग, कफिंग एंड वॉमिटिंग सेंटर्स। पॉन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक, मिड ब्रेन के अंदर मैच्योरेशन, हाइपोथैलेमस के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, थर्स्ट एंड फूड इनटेक रेगुलेटरी सेंटर्स, ये हाइपोथैलेमस में मिलते हैं। ये आपको अपने नीट यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब थोड़ा पता होगा इन चीज़ों के बारे में। बाकी इन सेंटर्स का डिटेल तो जैसे एनाटॉमी में आ जाएगा या फिजियोलॉजी में भी आ जाएगा जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आ रहे हैं यार, मदद करो अपने दोस्तों की, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आ रहे हैं, मदद करो, उनको ही शेयर करो, उनको ही बोलो सब्सक्राइब दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, तो कोई भी वीडियो आएगी आप लोगों को पता पड़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।